इससे पहले लेक्चर में हमने जीआईएस की इम्पोर्टेंस देखी थी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है वो कौन कौन से फील्ड में इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से फील्ड को वो उजागर करते हैं। अब बात करते हैं मेन एम्स ऑफ यूजिंग और डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस। किसी भी उत्पाद की ब्रांड की पहचान बनाना, उत्पाद के क्रय विक्रय से संबंधित व्यक्तियों का आर्थिक तथा सामाजिक विकास करना, पारंपरिक ज्ञान जो है और संस्कृति के प्रदर्शन के संरक्षण को बढ़ावा देना और जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला पॉइंट है वो दोनों ही टॉपिक्स के अंडर में आएगा। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ जीआईज और सेकंड जो है मेन एम्स ऑफ यूजिंग और डेवलपमेंट ऑफ जीआई। दोनों ही केस में हमारा जो बायोडाइवर्सिटी वाला पॉइंट है वो मेन है और दोनों में डिपिक्ट आएगा, डिपिक्ट होगा। देन है प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ जीआईज। इनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? जो पहला है उत्पाद के लक्षणों की पहचान करना तथा बाजार में स्थिति का आकलन करना। सेकंड है उत्पाद के उत्पन्न करने से संबंधित व्यक्तियों का गठबंधन मजबूत करना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है टी को अगर हम एज अ एग्जाम्पल माने तो जितने भी जो एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी रिलेटेड जो व्यापारी हैं जो उस टी का आयात या निर्यात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो साझेदारी है वो इससे मजबूत होती है। उत्पादन के उत्पन्न किए जाने वाले क्षेत्र तथा उसके उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया को ज्ञात करना कि कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की लोकल जो चीज है वो प्रोसेस्ड होती है। उन प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों का पता लगाना जिनके कारण उत्पाद में वर्तमान गुण उपस्थित है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना और कि वो कितना ह्यूमन मानवीय या एक तरीके से कह सकते हैं कि जनरल पब्लिक के लिए वो लाभदायी हो सकता है। ऐसी प्रोसेस का पता लगाना जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सके कि जो जीआईज हैं उनका नियमानुसार प्रयोग करने के लिए कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है या पात्र है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक जगह से लिया जा रहा है तो हम अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो चीज जो है वो क्या एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएगी। तो उसका जो प्रयोग है वो नियमानुसार होना चाहिए। देन है भौगोलिक चिन्हों के संरक्षण के लिए नियम बनाना तथा उनको लागू करने की प्रक्रिया ज्ञात करना। फिर है विपणन संबंधी योजनाओं का निर्माण करना। ये जितने भी तथ्य हैं ये हमको भौगोलिक चिन्हों की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इंडिकेशन विच कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ प्रोडक्ट। ऐसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसे भौगोलिक चिन्ह जिनको हम संरक्षित नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट के साथ, वो कौन कौन से हैं? ऐसे प्रोडक्ट के वे जीआईज जो वर्तमान में किसी कानून के विपरीत हो, यानी कि कोई लॉ के अगेंस्ट अगर कोई प्रोडक्ट का साइन है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। किसी उत्पाद के वो चिन्ह जिनके द्वारा भारत में रहने वाले किसी भी समुदाय के व्यक्तियों के धार्मिक विचारों को चोट ना पहुंचे। मतलब अगर चोट पहुंचे तो इसका मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर व्यक्तियों या उसके समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक विचार है, उनके सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हो रहे हैं उस चिन्ह के द्वारा, उस संकेत के द्वारा, तो भी वो जो जीआई है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। किसी उत्पाद के वे चिन्ह जिसमें अश्लील या कलंकपूर्ण विषय हो तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। किसी उत्पाद के वे चिन्ह जो भ्रम पैदा करें या धोखा दें, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि लोगों में अशांति फैलाए उनको भी हम जीआई में रजिस्टर नहीं कर सकते। किसी उत्पाद के वे चिन्ह जो व्यक्तियों को गलत ढंग से प्रदर्शित करें या उसके उत्पाद मूल क्षेत्र का न होकर किसी दूसरे क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है जबकि वह लिटरली जो शब्द शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार उत्पन्न होने के स्थान को सत्य रूप में प्रदर्शित करता है। यानी कि एक प्रोडक्ट है अगर वो उसी जगह से बिलोंग ना करके हम उसका दूसरा क्षेत्र अगर बताएं तो भी वो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड रहेगा। किसी उत्पाद के वे चिन्ह जो जेनेरिक इंडिकेशन हो वो भी रजिस्टर नहीं किए जाएंगे।
Then है process of application for registration of geographical indication. Geographical indication की application या पंजीकरण कराने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब है कि जो आवेदन है वो जाएगा किसको, यानी कि किसको हम अप्लाई करेंगे फॉर आवर राइट टू जीआई के लिए। तो वो निर्धारित फॉर्म पर रजिस्ट्रार को हम आवेदन करेंगे। रजिस्ट्रार इस आवेदन पत्र की नियमानुसार जांच करके उसको बिना शर्तों के स्वीकार करता है। यदि यह आवेदन संबंधित नियमों का पूर्णतः पालन करता है या शर्तों के साथ स्वीकार करता है। यदि यह आवेदन कुछ ऐसे नियमों का पालन नहीं करता जिनका पालन करने की शर्तों को पूरा करने पर इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है। थर्ड है, वो अस्वीकार करता है यदि वह नियमों के विरुद्ध है, यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन नियमों के खिलाफ है तो वह रजिस्ट्रार जो है वो उस एप्लीकेशन को अस्वीकार कर देगा। आवेदन के स्वीकार होने पर उसको देन फर्दर पब्लिश किया जाता है, जिस पर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति का विरोध कर सकता है। अगर उसको उसमें कोई बाधा हो रही है स्वीकार करने में तो वह उस चीज का विरोध कर सकता है। आवेदक को विरोध करने वाले व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाता है। कि इसका मतलब है कि अगर कोई एक पर्सन या समूह एक जीआई को राइट प्रोवाइड करने के लिए अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत आने पर उसे पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपने पक्ष में जो राइट पॉइंट्स हैं उनको रजिस्ट्रार के सामने रखे। फिर उसके बाद एक निश्चित फैसला लिया जाता है और अगर सब कुछ नियमानुसार होता है तो उसके उसका रजिस्ट्रेशन और उसका जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाता है। अब किसी भी उत्पाद के लिए जो जीआई का रजिस्ट्रेशन है उसको कराने के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं होती हैं। तो वो कौन सी हैं? पहली, प्रोडक्ट से रिलेटेड कि वह कौन से क्षेत्र का है, कौन सी क्लास है और उसकी रूप या आकृति, मतलब उसकी अपीयरेंस, उसका दिखावटी जो रूप है वो कैसा है। सेकंड, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट को उत्पन्न करने वालों से रिलेटेड, यानी कि उत्पादक जो है उसकी इंफॉर्मेशन, संख्या कितनी है, विशिष्टताएं क्या हैं। जो आवेदक का जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि जो आवेदक है वो जीआई के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या है, क्लेमेंट है, दावेदार है और वह दावा कर रहा है कि वो खुद उसको अप्लाई कर रहा है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई। जीआई से संबंधित चिन्ह का थर्ड है, जीआई से संबंधित पहला चिन्ह का उस उत्पाद का उपयोग जीआई होने के पक्ष में उल्लेख कर होना और जीआई का मानक बेंच मार्क जो है या उसके अन्य लक्षण है उसके बारे में भी जानकारी होना। फिर जो पर्टिकुलर एरिया है जिससे हम वो जीआई जो है वो ले रहे हैं उसका एक मैप जो है वो भी हमें साथ में अटैच करना होता है। स्पेशल ह्यूमन स्किल, अगर जिसकी आवश्यकता हो तथा जो काम में आता है वो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक आवेदन की 3 प्रतियां यानी कि 3 कॉपीज ऑफ एवरी एप्लीकेशन और साथ में आवेदक या उसका जो एजेंट है उसके साइन और साथ में एक निहित जो फीस है उसके साथ हमें अपने जो उपयुक्त प्रकार आकार के कागज पर छपी या टाइप होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर फॉन्ट और साइज में वो जो एप्लीकेशन है वो क्या होनी चाहिए, फाइल की हुई हो। अब है कि अगर एक सवाल है कि आर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूज ओनली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि क्या जो जीआईज हैं वो क्या सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि संबंधी उत्पादों के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा भी जीआई के अंडर में आते हैं। अब कृषि संबंधी जो उत्पाद है उनमें मोस्टली जो गुण है उनके उत्पन्न करने वाले स्थान से प्राप्त किए जाते हैं और उस स्थान के भौगोलिक कारकों जैसे मृदा, जलवायु आदि से प्रभावित होते हैं।
तो संसार में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड स्टफ्स हैं, वाइन है, स्पिरिट है, इन आदि में भौगोलिक चिन्हों का अधिक संख्या में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो जीआई है उनका उपयोग केवल अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हो तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है। इनका उपयोग ऐसे उत्पाद में भी किया जाता है जो ह्यूमन फैक्टर्स के कारण उत्पाद के मूल स्थान पर पाए जाते हैं, ना कि प्राकृतिक कारण की वजह से। अब जैसे किसी वस्तु का जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है, वो अगर किसी कारखाने में करने में कौशल है, यानी कि वहां पे कारखाना है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो जो इंडस्ट्री है वो एक स्पेशल टाइप का स्किल रखती है, तो वो जो स्किल है वो प्राकृतिक कारणों से न होकर क्या होगा, मानवीय कारणों से चुना जाता है। लेकिन इस निर्माण पर जीआई को प्रयोग किया जा सकता है। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है कि किसी स्थान के रीति रिवाज, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, अगर उसके हम कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें, तो वो जो है वो जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर और ट्रेडिशन है, वो उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो कहाँ से आए हैं, वो वहां पे रहने वाले जो ह्यूमंस हैं और वहां के जो जनरेशन से चली आ रही जो परंपरा है, वो वहां उसको क्या कर रहे हैं, उस रीति रिवाज को, ट्रेडिशन को रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो वो जो जीआई होंगे वो प्राकृतिक नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, मानवीय कारक होंगे। अब अगर हम ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में अगर हम डिफरेंस देखें, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में इंडस्ट्रियल डिजाइन और पेटेंट्स और कॉपीराइट के बीच में डिफरेंस देखे थे, तो ये डिफरेंस किस आधार पे हो सकते हैं कि हम, पहला है कि हम किस बेस पे हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, सेकंड है कि उसकी सीमा कितनी है, जो प्रोटेक्शन संरक्षण हम दे रहे हैं उसकी सीमा कितने ईयर्स की है। अब समानताएं की बात करें तो ट्रेडमार्क जो है वो किसी वस्तु का टीएम जो है वो उपभोक्ता को उस वस्तु या सेवा के स्रोत का ज्ञान प्रदान करता है, जबकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है वो उपभोक्ता को उस बात के स्रोत का ज्ञान प्रदान करता है। तो ये दोनों चीजें क्या है, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में सेम है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी वस्तु या सेवा है वो एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर स्थान, विशिष्ट स्थान, स्पेसिफिक प्लेस से उत्पन्न होने की पहचान कराता है। और थर्ड है कि उसमें उस प्रोडक्ट का या सेवा के क्या होने चाहिए, गुण लक्षण होने चाहिए, जो कि उस जगह को या उस एरिया को डिफाइन करता है। अब डिसिमिलरिटीज क्या है कि जो ट्रेडमार्क है वो किसी एक विशिष्ट कंपनी से संबंधित होता है, न कि एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थान से, जबकि जीआई है उसका प्रयोग किया गया है चिन्ह प्राय या तो उत्पाद के स्थान के नाम से या फिर उत्पाद के उस नाम से जिससे यह उत्पाद उद्गम स्थान में जाना जाता है संबंधित होता है। सेकंड है, ट्रेडमार्क के चिन्ह को उसका स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, जबकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस उस क्षेत्र में जहां उत्पन्न हुआ है और नियमानुसार विशिष्ट मानकों के अनुसार उत्पाद को उत्पन्न करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। थर्ड, ट्रेडमार्क संसार में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को साइन कर सकता है या उसकी लाइसेंसिंग जो है वो दी जा सकती है, जबकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में लाइसेंसिंग ना ही होती है और ना ही असाइनिंग होती है। यह उत्पाद के उत्पन्न होने वाले स्थान से संबंधित होने के कारण जीआई को उस क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति को यह राइट नहीं देता कि वो उसके असाइनी बने या उसे लाइसेंसिंग प्राप्त हो। Then a multilateral treaties for protection of GIs on international level. बहुत सारी ऐसी संधियां हुई हैं जिनसे हम जीआई का जो प्रोटेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। अब जैसे वाइपो के शासन अधीन निम्नलिखित कौन कौन से 3 बहुपक्षीय समझौते हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे जीआईस को संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। पहला है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। सेकंड है मैड्रिड एग्रीमेंट फॉर द रिप्रेशन ऑफ फॉल्स और डिसेप्टिव इंडिकेशन ऑफ सोर्स और गुड। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि अगर कोई उत्पाद या सेवा का गलत
इंडिकेशन दिया गया तो उस मैड्रिड एग्रीमेंट के तहत वो रद्द हो जाएगा। थर्ड है लिस्बन एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन एंड देयर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो पदनाम है उस प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो लिस्बन एग्रीमेंट है। अब पहली बात करें हम पेरिस कन्वेंशन की, तो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए 20 मार्च 1883 को पेरिस फ्रांस में 11 देशों द्वारा इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे, और ये किसके अधीन है? वाइपो के। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? पहला है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिकेशन ऑफ सोर्सेस, यानी कि जो स्रोत के संकेत हैं उनका, जो सोर्स है उस इंडिकेशन का उसका संरक्षण हो, और जो असत्य संकेत है, जो फॉल्स इंडिकेशन है, उसका भी क्या हो? पता चले। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन एंड यूज ऑफ कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग जीआईज, यानी कि भ्रमात्मक जो भी भौगोलिक संकेत है उनका उपयोग ना हो, और जो कंपटीशन है वो क्या हो? फेयर हो, ना कि अनुचित। सेकंड हमारा है मैड्रिड संधि या से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल है वो 1891 में सबसे पहले संज्ञान में आए थे, और इस संधि में संकेतों के राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और संकेतों का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैड्रिड एग्रीमेंट तथा इससे संबंधित प्रोटोकॉल के अधीन किया जाता है। 1891 में ये है मैड्रिड जो संधि है वो लागू हुई थी, जिसमें अनेक बार अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। इसके अनुसार कई प्रोडक्ट्स का जो आयात है होने पर पकड़ लिया जाए या उनका आयात रोक दिया जाए, या कोई इसी प्रकार की कार्यवाही की जाए जिसका इंडिकेशन झूठा या कपटपूर्ण हो। यानी कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तभी करेंगे एक जीआईएस का जब उसका जो सोर्स ऑफ इंडिकेशन है वो राइट मेंशन्ड होगा। इस समझौते में यह प्रावधान भी है कि वस्तुओं से संबंधित जो भी सोर्स है वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे जनता जो है वो भ्रमित हो जाए। अब मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989 क्या कहता है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अनेक बड़े देशों ने 1891 की मैड्रिड संधि में भाग नहीं लिया था, और अधिक संख्या में देशों को इस संधि से जोड़ने के लिए वापस 1989 में इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो लाया गया। पहला इसमें जो रूल है वो ये मेंशन है कि आवेदक अपने जो रजिस्ट्रेशन का आधार है वो राष्ट्रीय आवेदन तथा राष्ट्रीय पंजीयन दोनों में से किसी एक को बनाने के लिए स्वतंत्र है। सेकंड, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके लिए संरक्षण को अस्वीकार करने के समय को भी बढ़ाया गया, यानी कि एक टाइम पीरियड जो है जिसमें वो आपसी मतभेद को दूर कर सकते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने इंक्रीज किया। प्रोटोकॉल का सदस्य होने के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अधिकृत होती हैं, और जिनके अधिकार में अपने क्षेत्र के संकेतों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है यदि किसी संकेत के मूल देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन में अप्रभावी हो जाने के कारण उसका जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है वो अगर समाप्त हो गया है तो उसका रूपांतरण किया जा सकता है, उसको चेंज हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय पंजीयन की व्यवस्था। इसमें पहला है एलिजिबिलिटी, व्यक्ति की पात्रता। कोई भी भौतिक व्यक्ति यानी कि जो नेचुरल पर्सन है या जो एक कानूनी अस्तित्व है, एंटिटी है, उसके पास एक देश में कोई भी रियलिस्टिक और प्रभावी औद्योगिक व्यापारिक संस्थान हो, और यह एक देश का मूल नागरिक हो या उसमें रहता हो। साथ ही साथ वह मैड्रिड एग्रीमेंट और मैड्रिड प्रोटोकॉल का भी सदस्य हो। कोई व्यक्ति जो किसी अंतर शासकीय संस्था के क्षेत्र में रहता हो तथा वह इस प्रोटोकॉल की सदस्य हो और ऐसे ही किसी संस्था से संबंधित सदस्य देश का निवासी हो, और वह अंतर्राष्ट्रीय पंजीयन के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये कंडीशन थी। देन है किस केस में वो एलिजिबल नहीं होगा? तो कोई भी व्यक्ति या कानून जो मैड्रिड प्रोटोकॉल या यूनियन के किसी भी सदस्य देश का डोमिसाइल ना रखता हो, ना ही वह उसका नेशनलिज्म उसके पास हो, तो वह इसका पंजीयन का उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है? पहला है लिस्बन एग्रीमेंट जो हुआ था, इस संधि में विशेष रूप से जो एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन की परिभाषा है और उसके
रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो नियम है वो उसमें मेंशन्ड है। साथ ही मल्टीलेटरल एग्रीमेंट का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके साथ ही वह देश जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन के संरक्षण की राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था प्रेजेंट है, उनको किसी भी एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वह आवेदन अप्लाई कर सकता है। और इस आवेदन यह जो आवेदन है इस समझौते के सदस्य देशों को भेज दिया जाता है, यानी कि जो भी उस एग्रीमेंट के अंडर में जो भी कंट्रीज आती हैं उनको इनकी एक एक कॉपीज सेंड कर दी जाती हैं। अब है प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस of international level by making use of bilateral agreement and multilateral agreement, यानी कि द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक जो भी समझौते हैं वो वाइपो के अधीन है, और लिस्बन एग्रीमेंट जो है प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन एंड देयर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी इसमें उपलब्ध है। अब है पार्ट्स ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट रिलेटेड टू जीआईज, यानी कि जीआईज के वो भाग जो कि भौगोलिक संकेतों से संबंधित है। पहला भाग क्या है कि किसी उत्पाद के डेजिग्नेशन यानी कि उसका जो प्रस्तुतिकरण है ऐसे साधनों में का जो प्रयोग है वो ये प्रदर्शित करे कि जो संबंधित उत्पाद के उत्पन्न होने वाले जो भौगोलिक स्थान है उसका मूल स्थान ना होकर कोई दूसरा स्थान है, जिसके कारण जनता को उत्पाद के जीआईएस के विषय में भ्रम पैदा हो। तो ये जो चीज है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट में नहीं होने देगा। अर्थात जो उत्पाद का प्रस्तुतिकरण है या जो डेजिग्नेशन है वो इस टाइप से किया जाए कि उसको भौगोलिक स्थान वही हो जो उसका मूल या उद्गम स्थान है, ना कि कोई दूसरा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि किसी साधन का ऐसा उपयोग जो कानून के अनुसार अनुचित या नियम विरुद्ध है, या फिर वो नियम विरुद्ध स्पर्धा यानी कि अनफेयर कंपटीशन का कार्य माना जाए, तो भी ये किसके संज्ञान में आएगा? ट्रिप्स एग्रीमेंट के। दूसरा भाग है, अगर हम बात करें जैसे वाइन और स्पिरिट है, तो इस भाग में ये प्रावधान है कि एक समझौते या संधि का जो प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित कार्यों पर रोक लगाने के उद्देश्य से रुचि लेने वाले व्यक्तियों को कानूनी साधन उपलब्ध कराएगा। अब अगर बात करें वाइन्स और ये जो पार्ट 2 है हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट का, इसके केस में हम एग्जांपल दे सकते हैं लिकर का, तो जिसमें ये जो दोनों लिकर है स्पिरिट्स और वाइन्स जो है इनके रूप में पहचान अगर करता है और उस स्थान पर उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, तो अब वहाँ जो भी वह संकेत है उनका उत्पन्न होना बतलाता है। तो इन केस में क्या होगा? जो भौगोलिक संकेत द्वारा जो सांकेतिक स्थान पर उत्पन्न होने वाली इंडिकेटेड वाइन और स्पिरिट है वो भी क्या होंगी? उस जगह को या उस प्रोडक्ट को बताएंगी। कलेक्टिव मार्क्स एंड सर्टिफिकेशन मार्क्स क्या होता है? कलेक्टिव मार्क्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक से अधिक व्यापारियों या उत्पादकों के समूह द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि सर्टिफिकेशन मार्क है किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि यह एक कोई भी व्यक्ति जो नियमों का पालन करेगा उसे ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इंडिविजुअल मार्क्स का रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होता है। ये आपका था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस।